सुप्रभात दोस्तों, आज मैं आपके सामने व्यंजन वर्ण के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले मैंने वर्णमाला और स्वर के बारे में विचार किया था। आज आपके सामने मैं व्यंजन वर्ण, ये दूसरा पार्ट रहेगा। व्यंजन वर्ण के बारे में हम चर्चा करेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। देखें दोस्तों, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। कुछ विद्वानों ने व्यंजन वर्ण के 3 भेद माने हैं, किंतु कुछ व्याकरणों ने व्यंजन वर्ण के 4 भेद माने हैं। अब आइए देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन वर्ण को 4 भागों में, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन वर्ण को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन वर्ण को 4 भागों में बांटा गया है। अब देख लें 4 भाग कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। के नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। यानी व्यंजन वर्णों को 4 भागों में बांट दिया गया। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। ये आप देख लें। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे आपको नंबर 1 स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन अगर कहीं परिभाषाएं पूछी जाती हैं तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ आपको देखना है ये अंग्रेजी के वर्णों को के, टी, एम, टी, ओ। हमें स्पर्श व्यंजन जानना है तो स्पर्श में के, टी, एम, डी, ओ। अब आप यहां से देख लें 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी स्पर्श व्यंजन के 5 भाग, यानी 5 वर्ग हो गए, है ना। अब हमें देखना है स्पर्श व्यंजन में के का मतलब, टी का मतलब क्या होगा, यम का क्या होगा, डी का क्या होगा, ओ का क्या होगा, ये जानना है। तो हमने के से कंठ कर दिया, टी से तालब कर दिया, मा से हमने मूर्धन्य कर दिया, डी से दंत कर दिया, ओ से आपको होया ओष्ठ हो गया, है ना। अब हमें इसकी परिभाषा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जानना चाहेंगे तो आप सीख सकते हैं कि वह वर्ण जिनके उच्चारण में कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ के संपर्क से बोले जाने वाले वर्ण आते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
ये 5 वर्गों में बटे होते हैं, इसलिए इन्हें पंचवर्गीय या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये 5 वर्गों में बटे होते हैं, इसलिए इन्हें पंचवर्गीय या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है किसे वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है, तब आप उसका उत्तर देंगे स्पर्श व्यंजन को, क्योंकि इनके 5 वर्ग हैं, के, टी, यम, डी, ओ, यानी के से कंठ, टी से तालब, मा से मूर्धन, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। ये ध्यान देना आपको। अब देखते हैं कि कंठ के अंतर्गत आपको क्या आएगा। हमने इससे पहले बताया था लाइव क्लास में कि आप लोग लिखकर जरूर आए, उसको देखें समझें कि कंठ का तात्पर्य होगा। मैं देखिए इधर लिख रहा हूं, आप देख लीजिए कंठ। कंठ में देख लें का, खा, गा, घा, ये अंगा, ये यानी आपको कंठ में आता है का, खा, गा, घा, अंगा। तालम में देखें क्या आएगा, चा, छा, जा, झा और ये आपको इया। मूर्धन में देखें टा, ठा, डा, ढा और ये अड़ा, ये मूर्धन में आता है। इसके बाद में दंत में देखिए ता, था, दा, धा, ना, ये दंत के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ में देखें पा, फा, बा, भा और ये मा आते हैं। देख लें मैंने 5 वर्ग में इनको बांट दिया हूं। पहला कंठ, दूसरा तालब, तीसरा मूर्धन, चौथा आपको दंत और 5वां ओष्ठ में बांट दिया हूं। अब आपको यह ध्यान देना है प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, हम पकड़ेंगे कैसे। परीक्षा में हम इन्हें तैयार कैसे करेंगे और उनका हम प्रयोग कैसे करेंगे जो हमें जानकारी मिल सके और हम जान सके कि यही ओष्ठ होगा, यही दंत होगा। अब हमें देखना है, अब आप कंठ वाले जितने भी होंगे आप बोलेंगे हमारा ये कंठ स्वर है का, खा, गा, घा, अंगा। देख लें जीभ और आपका दंत यानी जो मुख का भाग है कहीं टच नहीं कर रहा है, देख रहे हैं, कहीं छू रहा है, कहीं स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करना, कहीं छूना, छू रहा है, कहीं नहीं छू रहा है। स्पर्श में देखें कंठ में का, खा, गा, घा, अंगा। कंठ ही हमारा चल रहा है, कहीं स्पर्श नहीं कर रहा है, केवल कंठ चल रहा है। कंठ के द्वारा हम का, खा, गा, घा, अंगा बोल रहे हैं। अब देखें तालब में, इस तालब को देख लें आप। अब तालब में जरूर छूएगा, इसमें देख लें चा, 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 छा, जा, झा, इया। बात समझ आ रही है? यानी आपको तालब यानी चा, छा, जा, झा, इया, यानी आपको ये तालब है जो तलवा से बोला है, इसे हम तालब व्यंजन कहते हैं, तालब से बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चा भी पहुंच चुका है, इया भी पहुंच चुका है, किसके अंतर्गत आता है, यानी आपको चा आएगा तालब के अंतर्गत आता है। बोलने का तरीका अगर आप सीख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। हिंदी में केवल आपको बोलना है। अब मूर्धन में देखें
अब मूर्धा में आपको क्या आता है, देख लें इसको, मूर्धा में यानी मूर्धन के अंदर देख लें, मूर्धा में आपकी जीवा कहां स्पर्श करती है, जहां स्पर्श करती है वहीं से हम टा की सागा बोले, देखिए टा टा ठा मूर्धा। अब जहां पे मूर्धा होगा वहीं पे आपकी जीवा पहुंच रही है, आप देख लें, टा ठा डा ढा अड़ा, देख रहे पूछ रहा है, यानी टा ये मूर्धन है, जहां पे हमारी जीवा ऊपरी भाग को स्पर्श कर रही है। स्पर्श व्यंजन होता है स्पर्श करना, स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन जो वह व्यंजन जो स्पर्श करें कहीं ना कहीं, तो टा यानी मूर्धा में टा ठा डा ढा अड़ा बोला जा रहा है, स्पष्ट रूप में वह मूर्धन स्थान है, उसे हम मूर्धन व्यंजन कहेंगे। अब देख लें दंत में, अब यानी दंत की अगर बात चल रही है तो आप ये चीज समझ लें कि दांतों में आपकी जिह्वा स्पर्श करेगी, दांतों में आपकी जिह्वा स्पर्श करेगी, तभी आप समझ लीजिए कि वो हो जाएगा आपको दंत। देख लें ता, दांतों में जिह्वा छू रही है, दांतों में आपकी जिह्वा को स्पर्श करना चाहिए, ता था दा धा न ना नहीं बोल सकता, ड़ा हो जाएगा। अगर आप जीवा ऊपर ले जाएंगे तो ड़ा हो जाएगा, ना के स्तंभ ना। ये संस्कृत में होता है कि अगर आपको ड़ा है तो हम ना लिखिए, ना को ड़ा में, हिंदी में ड़ा को ना हो जाएगा। जैसे हमने संधि करते हैं परिणाम, तब ये हो जाएगा परि प्लस नाम बराबर परिणाम हो जाएगा, ड़ा का ना हो जाएगा। अब देखें इसको, ता यानी दंत आपका हुआ। अब आइए ओष्ठ में, अब आप तो सीख गए होंगे। अब ओष्ठ में आप देखिए कि आप के ओष्ठ, ओष्ठ माने होता है ओठ, ओष्ठ तत्सम शब्द है और ओठ तद्भव है। तब हम देखेंगे अपने ओठों की सहायता से पर्यायवाची में रत्नच्छद ओष्ठ होता है, रत्नच्छद होता है, तब समझिए कि बोलेंगे आप पा फा, देख लें ओठ आपका स्पर्श कर रहा है, पा फा बा भा मा, पा कहीं जीवा छू रही है, वो केवल आपको जो स्वर तंत्रिकाएं हैं वह स्वर निकालती हैं उसी से। अगर हम ओठों को खोल दें, बोलें नहीं बोल पाएंगे आप, उसे जब आप बंद करेंगे पा फा बा भा मा, ये क्या हो जाएगा आपको ओष्ठ हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट आप देखें अंतस्थ व्यंजन। मैंने आपको स्पर्श के बारे में ढंग से बताया हूं, आप एक एक प्रश्न कहीं भी गलत नहीं कर सकते, आपको गलत करने की स्थिति नहीं होगी, उत्पन्न होगी। आप अगर जो मेरे बताए हुए नियम के तहत चलेंगे, आपका एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। किसी भी परीक्षा में आप जाइए कंपटीशन में, आपसे यहां से स्पर्श व्यंजन से कम 2 अधिकतम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइए, अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देख लें, अंतस्थ के बारे में क्या होता है। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, इनका उच्चारण जीभ, जीभ जानते हैं ना, जीवा, तालु यानी तालब, दांत यानी दंत, और ओष्ठ और ओठ को परस्पर सटाकर किया जाता है, परस्पर सटाकर किया जाता है, किंतु कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता।
किंतु कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे या, देख लें, या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में आपको हर स्थान पर, हर जगह ये मिलेगा आपको अंतस्थ व्यंजन, यानी आपको ये चारों हो जाएंगे अंतस्थ, यारा, लावा। अब आप ये ना सोचे कि एक ही साथ में पूछ लेगा, कभी कभी वहां पे आपसे पूछता है कि यारा, लावा के बारे में आपको ध्यान देना है। किसी भी प्रश्न में अगर आपसे पूछता है, पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो या, रा, लावा, इन चारों में आपसे कोई भी रख सकता है। वहां पर ऑप्शन में 3 और कुछ रख देगा और आपको एक कुछ और रख देगा। आपको यह ध्यान देना है। अब देखिए नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को देखिए, ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु प्राण से होता है। पुनः देखें, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु प्राण से, ऊष्म आप जानते ही हैं, ऊष्म वायु प्राण से होता है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे शा, इसे कहेंगे तालब शा। बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको तालब में, दंत में। जब आप आगे चलेंगे, मैं लास्ट में आपको संस्कृत के सूत्र के माध्यम से भी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं। आपको नोट भी कर लेना है और लिख भी लेना है, कभी भूलना नहीं है। यानी तालब शा, इसे देख ले मूर्धन सा, ये मूर्धन सा है। फिर देखें शा, ये सा देखें, इसे कहते हैं दंत सा। और ये हुआ आपका हा। हा को कहा जाता है काकल वर्ण या काकल्य। ये नहीं मिलता है तब आपको देना है स्वरहंत्री। स्वरहंत्री के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे कहते हैं स्वरहंत्री भी। काकल्य या काकल्य या स्वरहंत्री के नाम से जाना जाता है। पुनः देखें, इनका उच्चारण यानी उस व्यंजन का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु प्राण से होता है। जैसे तालब शा, शा देख लें, रगड़ है ना, शा, शा रगड़ मारना है, शा मूर्धन शा, ये सा दंत सा, और ये हा काकल वर्ण या स्वरहंत्री के नाम जाना जाता है। हर परीक्षाओं में आपसे इन चारों के बारे में हमेशा पूछा जाता है, चाहे छोटी परीक्षा या बड़ी, सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, देख लें, ये संयुक्त
व्यंजन, इनका यानी दो व्यंजनों से निर्मित, दो व्यंजनों से निर्मित ध्वनि संयुक्त व्यंजन कहलाती है, संयुक्त व्यंजन कहलाती है। जैसे अब देख लें, संयुक्त व्यंजन की परिभाषा में, नियम में, दो व्यंजनों से निर्मित ध्वनि, दो व्यंजनों से जो निर्मित होगी उस ध्वनि को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देख ले, ये छा त्रा ज्ञा और ये स्रा। अब ये देखें इनका निर्माण कैसे होगा। अब हम लेंगे का प्लस शा से क्या बनेगा, आपको छा बनेगा। दोनों में हलंत नहीं लगेगा, अगर आप दोनों को कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम इसे देखें तो आप मिला लें, इसको पढ़ें क्या होता है। अगर आप इसे जोड़कर पढ़ेंगे तो छा का निर्माण होता है। तो का प्लस शा से आधा का रहेगा, यानी हलन का प्रयोग होगा और ये शा हो जाएगा, मिलेगा छा। इसी तरह देख लें, ता प्लस रा बराबर त्रा, जा प्लस इया बराबर हो जाएगा ज्ञा, और ये शा प्लस रा बराबर हो जाएगा आपको स्रा। ये हुआ आपका व्यंजन वर्ण। व्यंजनों में संयुक्त यानी आपको उच्चारण की दृष्टि व्यंजन वर्ण को चार भागों में बांट दिया गया है। पहला मैं आपको बता दिया हूं स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म और चौथा ये संयुक्त व्यंजन। यानी संयुक्त में दो व्यंजनों से जो निर्मित ध्वनि होगी उसे ही आपको संयुक्त व्यंजन कहलाती है। संयुक्त व्यंजन में आप देख लें क्या संयुक्त होना चाहिए। आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान देना है इस टॉपिक पर विशेषता। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अभी व्यंजन वर्णों में हम चलेंगे कि व्यंजन वर्ण में हमें करना क्या है। आगे नेक्स्ट में देखते रहिए कि व्यंजन वर्ण के बारे में जानना है और समझना है कि व्यंजन वर्ण कहां से क्या अन्य व्यंजन वर्ण भी आते हैं इसके अंतर्गत।